महिपाल जी और सुंदरलाल जी ने बहुत ही अच्छी तरह हमें समझाया कि किस तरह से पंचायत का काम होता है। हमारे देश में 2004 में हमारे जो वित्त मंत्रालय है उनसे उन्होंने सभी देश के हर एक पंचायती राज की संस्था हो, राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, उनको महिलाओं के लिए किस तरह से, मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि लिंग भावी दृष्टि से हम किस तरह से हमारे बजट का बना सके। और 5 जो महत्व के मुद्दे हैं कि जिसमें है कि जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। शिक्षा देख लो तो हम देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान आ गया और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन चौथी पांचवी के बाद लड़कियां शिक्षा से निकल जाती है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की बात आती है, उच्च शिक्षा की बात आती है और कॉलेज तक जाने की बात आती है, तो उनका आंकड़ा 100 में से 25 का हो जाता है। तो ये हम किस तरह से एक पंचायत के अंदर हम कौन सी सुविधाएं हमें लगेगी ताकि हम ये जो बहनों का निकल जाना शाला में से या कॉलेज से वो हम रोक पाए। एक बात। दूसरी जो बात है कि वो स्वास्थ्य, हमारे देश में देखेंगे तो महिलाओं को मातृत्व का मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और जो बहनों में, जैसे महिपाल जी ने कहा कि पंचायत अभी बच्चे में से युवान बन गया लेकिन वो एनीमिक है, उसमें रक्त की कमी है। तो ऐसा हमारे देश में 100 में से 85 औरतें जिसमें रक्त की कमी है। और उनकी जो हमारे देश का जो संस्कृति और रिवाज भी है कि औरतें सबसे आखिर में खाती है, बचा खुचा खाती है और ये दूसरा जो है कम खाती हैं। तो ये भी उनके पोषण पे असर करता है। और इसीलिए हम हमारे देश में हम जो जिसको मिड डे मील कहते हैं कि वो जो स्कीम है आईसीडीएस के अंदर माँ और बच्चों के लिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए स्कीम है ऐसी बनाई गई है। तीसरी जो बात आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आज हम देखेंगे तो करीब 20 राज्यों में 50% बहनें चुन के आई हुई है। वो लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जब 1994 में ये जो पहला नया कानूनी सुधार आया और एक साथ 10 लाख बहनें अपने घर की में से निकल के सार्वजनिक रूप से काम करने लगी, तो उनको बहुत सारी चीजें थी कि जो उनको ऐसा ही कहा जाता था। कल ही हमने देखा महाराष्ट्र जैसे इतने प्रगतिशील राज्य में भी महिला सरपंच को उसे जमीन पे बैठना पड़ेगा और दूसरे सब आम जो ग्राम सभ्य थे वो सब लोग कुर्सी पे बैठे थे। ये हालत है। इतनी हद तक ढक्यानुसी जो हमारा ये है कि महिला विकास में नहीं मानते हैं और महिलाओं की कैपेसिटी, महिलाओं की मश्करी करना और उनको कुछ नहीं आता ऐसा कहना, सरपंच पति है ऐसा करके उनका उनकी जग हसाई करना, ये तो सब करते हैं। उसी वक्त मैं जब अर्थशास्त्र पढ़ाती थी, हमारे जैसी बहुत सारी जो कार्यकर्ताएं थी उनको उनके सामने एक चुनौती आ गई कि किस तरह से हम बहनों को पंचायत की जो कारभार है वो किस तरह से हम संभाल सकते हैं, किस तरह से प्रपोजल बनाना, किस तरह से अच्छी अच्छी जो स्कीम है। आज अभी देखो आत्मनिर्भर भारत योजना और गरीब कल्याण योजना में 25 स्कीमें ग्राम विकास के लिए है। क्या हमें मालूम है ये वो स्कीम कैसे है, वो सभी के फॉर्म कैसे डाउनलोड करना हमने सीखा है। क्या हमारे गांव का कोई पढ़ा लिखा लड़का या लड़की है, उसको पकड़ के हमने कहा कि चल बेटा ये हमको मदद कर ये फॉर्म भरने के लिए। ये फॉर्म भर जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में जाना और अपने सवालों, गांव की जो जो भी समस्याएं हैं उसका नीड असेसमेंट, मतलब कि क्या क्या हमारे गांव की आवश्यकता है। हमको रास्ता चाहिए, बिजली चाहिए, शाला चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह, सभी जगह बिजली नहीं है, गांव के बहुत सारे लोगों के पास बिजली नहीं है, रात को पढ़ाई कैसे करेंगे। तो क्या हम ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की ऑफिस का एक हिस्सा है कि जहाँ कहे कि बच्चे वहां आके पढ़ सकते हैं। तो जो भी हमारे गांव की जरूरत है वो सभी को हम किस तरह से नापे और उसके लिए हम किस तरह से बजट बनाए और हम ये बजट सरकार तक ले जाए ताकि जो पैसे हैं पड़े रहते हैं। जैसे महिपाल जी ने कहा कि भाई पंचायती राज का मंत्रालय बन गया है लेकिन वो मंत्रालय के पास न कोई सत्य और उसके लिए पैसे भी है, मतलब कि वो उसको जब पहला साल जो मंत्रालय बना, पंचायती राज का मंत्रालय बना, तो पहले ही साल 4,000 करोड़ दिए गए थे। लेकिन क्यों ये पंचायत के पैसे पड़े रहते हैं? क्योंकि कौन सी स्कीम, कौन से मांगे और किस तरह से इसको चैनलाइज करना कि वो गांव तक पहुंचे। जब राजीव गांधी जी ने ये नया जो पंचायती राज बिल की चर्चा हो रही थी, उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि
कई राज्य है कि जहाँ जो 1 रुपया हम डालते हैं तो सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, और उसके सामने तमिलनाडु देख लो, केरला देख लो, 1 रुपया डालते हैं तो 85 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। मतलब कि वहां का जो सुधार, जो ग्रामीण जो विकेंद्रीकरण की बात है, महिपाल जी ने जो जो चीज कहा कि आदर्श ग्राम कहाँ है, कि जहाँ फंड, फंक्शनरी और फंक्शन, आपको क्या काम करना है, कौन से काम है गांव के लिए, कौन से उसके लिए कार्य, कौन कौन आपके साथ आएंगे, तलाटी आएंगे, पुलिस पाटिल आएंगे, सरपंच आएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आईसीडीएस वाली करेंगी, आशा बहन करेगी, आंगनवाड़ी बहन करेगी, वो सभी का जायजा लेके उनका काम। और तीसरी बात है कि उसके लिए जो फंक्शंस, कौन से फंक्शंस करेंगे, तो फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरी, ये तीनों का एक जब सुयोग होगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। तो ये एक बात, तीसरा जो मुद्दा आ जाता है। चौथा मुद्दा है कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा, माँ के पेट में बेटी को मार देना, या तो दहेज के लिए लड़की को जलाई जाना, बड़े पैमाने में लड़कियों का देह विक्रय होना, ट्रैफिकिंग होना, बाल मजदूरी होना, ये सब जिसको हम कहते हैं सोशल डिफेंस। तो ये सोशल डिफेंस आज आपको मालूम होगा, आज ही होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को कह दिया है कि कोई भी प्रकार का औरत या बालिका के प्रति या बच्चों के प्रति हिंसा होती है, उसके लिए आपको बहुत ही तुरंत ही उसके लिए जवाबदारी, और इसमें पंचायत की जवाबदारी, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जहां ये हादसा हुआ है वहां का सही तरीके के तहकीकात करना, कागजात बनाना और वो न्याय दिलवाना, ये भी एक काम आ जाता है। और पांचवी जो बात है, जो महिपाल जी ने बार बार कही, कौशल्य। आज का जो गवर्नेंस ये है, जो वहीवटी तंत्र है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गए है, नए नए यंत्र आ रहे हैं। आज देखो लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे जिले में, हमारा महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो तो हमको करीब 1.5 लाख मजदूर लगते हैं जब गन्ने की कटाई होती है, और आज लॉकडाउन की वजह से काफी लोग नहीं जा पाए हैं, तो आज उन्होंने हार्वेस्टर लेना शुरू कर दिया। मतलब, और क्यों हुआ? क्योंकि वो किर्लोस्कर, ये सब किसानों ने किर्लोस्कर कंपनी को कहा कि भाई आप ज्यादा ट्रैक्टर बनाइए और आप हार्वेस्टर आइए। तो एक नई नई टेक्नोलॉजी हमारे वहाँ आ रही है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चली जा रही है, और किस तरह से हम हमारे जो गांव की जो उपज है, फिर वो फल हो, अनाज हो, और कोई भी, उसको शेल्फ लाइफ, वो बिगड़ ना जाए, वो खराब ना हो जाए, इसीलिए एक कृषि का एक यंत्रणा खड़ी करनी, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ये संरचना होने की बहुत जरूरत है। अभी ऐसे बड़े बड़े प्रकल्प हमें जो पारित करने हैं, जैसे केरला ने किया है कि केरला का कुटुंबश्री का जो एक पूरी नेटवर्क है पूरे राज्य में फैला हुआ, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये दोनों साथ मिलके इतनी अच्छी तरह काम करते हैं कि केरला में यदि बाढ़ भी आ जाए, या तो कोरोना जैसा वायरस आ जाए, या तो फिर कोई भी बड़ा हादसा आ जाए, ये जो संस्थाएं तुरंत ही काम पे लग जाती है और देखती है कि कोई तरह से, मतलब लोगों को अन्न की सुरक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा मिले। आज देखोगे तो स्वच्छ पेयजल केरला में कोने कोने तक पहुंच गया है। वहां का जो बाल मृत्यु दर है वो बहुत ही आगे बढ़े हुए जो देश हैं औद्योगिक रूप से, उतना कम है। मातृ मृत्यु दर उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि जो पंचायतें हैं उनका बजट, आप 100 में से 40 रुपये सीधे पंचायत में चले जाते हैं केरला के अंदर। राज्य सरकार वहां, जैसे महिपाल जी ने कहा कि पंचायतों को भीख नहीं मंगवाती, उनका राज्य सरकार का पहले से ही नियम है कि केरला की आयोजन में 40% पंचायत को देना है, और उसके पंचायत के अंदर भी 10% महिला सशक्तिकरण के लिए देना है। तो ये चौथा, पांचवा जो काम है कौशल्य का, तो ये पांचों काम में देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है। पुरुषों की शिक्षा, पुरुषों का स्वास्थ्य, लड़कों का सुरक्षा, लड़कों के कौशल्य और उनकी निर्णयात्मक स्थानों में भागीदारी, ये पांचों जो अंगलियां हैं उसमें महिलाओं का उतना ही भागीदारी होना चाहिए। और इसीलिए आज जो एक सरकार ने 2004 से भारत सरकार ने जो एक ठान लिया है कि हमें महिलाओं के, हमारा जो बजट है, जिस तरह से हम हमारे फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरी, मतलब के कार्य, हमारी निधि, जो राशि हमारे पास दी गई है सरकार से, और उसका कार्यकर्ता, ये सभी में एक नई प्रकार की सोच, क्योंकि महिपाल जी ने कहा कि सबसे महत्व का क्या है कि सुराही, चिलम को सुराही कैसे बनाना, मतलब कि हम हमारी मानसिकता किस तरह से बदले, ताकि ये जो इतने सारे संसाधन
जो सरकार जुटाती है वो लोगों तक पहुंच जाए और कोई भी तबका पीछे न रह जाए। सिर्फ हम औरत और मर्द की बात नहीं कहते, आज देखो बड़े पैमाने में जो जिसको हम तीसरी लिंग बोलते हैं कि जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो लोगों को का भी देखो आज सिर्फ 3 ही राज्यों ने ट्रांसजेंडर के लिए राशि लगाई है। मतलब सबसे पहले तमिलनाडु ने, ये क्योंकि मालूम है कि जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, जिसको हम किन्नर कहते हैं, उनके परिवार वाले ही उनको निकाल देते। तो ये लोग क्या करेंगे, सारी जिंदगी क्या ट्रेन रास्ते पे भीख मांगेंगे या तो वेश्यावृत्ति करेंगे? नहीं, उनको भी हमारी तरह ही अच्छी तरह से पढ़ने का, अच्छी तरह से नौकरी करने का हक है। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार ने एक अलग बजट सिर्फ ये किन्नर समाज है उनके शिक्षा, उनके आवास का हक, क्योंकि वो लोग रास्ते पे रहते हैं, या तो फिर उनको स्वास्थ्य का हक, उनका मेडिकल चेकअप का हक, क्योंकि काफी लोगों को HIV एड्स भी हुआ था क्योंकि वो वेश्यावृत्ति में लगे हुए थे। और उनके प्रति जो हिंसा होती है, हमारे समाज में जो पूर्वाग्रह है, उसको दूर करने का हक। केरला एक पहला राज्य है कि जिसने अपनी जनगणना में किन्नरों के बारे में अलग डेटा दिया है कि इतने किन्नर हमारे केरला के समाज में है और उनके शिक्षा के लिए कितने पैसे लगेंगे, उनके आवास के लिए कितने पैसे लगेंगे, वो जो बच्चा है तो उसको हॉस्टल में रखने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो ये सभी चीजों की सोच की। दूसरी एक बात है कि राजस्थान में जिसने अगुवाई ली वो है एकल नारी संगठन, जो उदयपुर में आस्था नाम की संस्था ने शुरू किया। और आज ये एकल नारी संगठन देश के कोने कोने में पहुंच गया है और अखिल भारतीय एकल नारी संगठन आ गई है। तो ये एकल नारी कौन है? या तो वो विधवा है, या तो ठुकराई गई है, या तलाकशुदा है, या जिसने शादी नहीं की, या तो वो एक बहुत बुजुर्ग महिला है कि जिसका कोई भी सहारा नहीं है। तो ऐसे बेसहारा औरतों के लिए भी अलग बजट की। और आज आप 2011 की जनगणना देखोगे तो आपको सिंगल वुमेन मतलब एकल नारी का डेटा भी दिया गया है कि हर एक राज्य में कितनी कितनी एकल नारियां हैं, कितनी बच्चे, कितनी जवान है और कितनी बुजुर्ग है, और उसके लिए सरकार को क्या करना है। तो इस तरह से पहले नीड एनालिसिस की, हमको हमारे एरिया में, हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में क्या क्या हमारी जरूरतें हैं, और ये जरूरतें लोगों के साथ मिलके ही तय होगी। केरला की ग्राम सभा देखा जाए वो बंद कमरे में नहीं होती है, वो पेड़ के नीचे होती है जहाँ पूरे ग्रामवासी आ जाते हैं। और आपको मालूम है केरला में साक्षरता का दर भी बहुत ज्यादा है, तो सब लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं कि हमको क्या, कि यहाँ नहर की जरूरत है, या तो यहाँ कुआं की जरूरत है, या तो यहाँ हमको गोबर गैस का प्लांट की जरूरत है ताकि ऊर्जा मिले, क्योंकि यहाँ हमारे वहाँ अभी उज्ज्वला नहीं पहुंचा है, स्कीम नहीं पहुंची है, यहाँ हमें स्वच्छ पानी की जरूरत। तो ये नीड एनालिसिस करके फिर आप बैठते हैं अर्थशास्त्री के साथ, या तो जो समझते हैं महिपाल जी जैसे जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठ के आप तय करते हैं कि इतना करने के लिए हमको कितने पैसे लगेंगे। दूसरी की कोई भी जो काम है हम करते हैं, फिर वो सड़क बनाना, आपको मालूम होगा कि जो गांव की सड़कें बड़े सड़क से जुड़ी हुई है वो गांव का फटफट विकास होता है, वहां बसें आने लगती हैं, लोग बाहर जाने लगते हैं, और कभी किसी को बीमार हो गए तो तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सड़क का या नल का या बिजली का काम है वो भी महिलाओं के जीवन को बहुत छूता है। जहां भी बिजली है वहां महिलाओं के प्रति हिंसाचार या तो उनपे हल्ला आक्रमण कम होता है, या तो फिर जहां भी अच्छी स्कूल, गांव के अंदर स्कूल है तो वहां हम देखते हैं कि लड़कियां पढ़ सकती है। बहुत दूर जाना पड़ता है तो माँ बाप उसे नहीं भेजते। तो इसीलिए जो आम गांव विकास के जितने भी सवाल है वो भी महिला जीवन को छूते हैं, और साथ साथ महिलाओं के लिए भी बहुत महत्व के सवाल। आज कोरोना के चलते बहुत सारी बहनों का पूरे देश से, गांव और शहरों से जो बात आई कि भी हमें सैनिटरी पैड चाहिए, क्यों? क्योंकि कोरोना पानी तो कई विस्तारों में, शहरों में भी पानी की बहुत कमी है, और ये कोरोना के चलते हमें बहुत ही सफाई रखनी है। और घर में सभी लोग लॉकडाउन की वजह से, मर्द औरत सब घर पे ही है, और ऐसे में लड़कियों, छोटी छोटी घरों के अंदर रहने वालों को कुछ बहुत दिक्कतें होती है कि अपने मासिक के कपड़े कहाँ सुखाए वगैरह। तो आज सरकार ने फ्री सबको मुफ्त में सैनिटरी पैड देने की योजना सरकार ने बनाई है। तो कितने लोगों को इसके बारे में मालूम। दूसरी बात की अन्न के बारे में, कि आज कोरोना के चलते इतने सारे लोग लॉकडाउन से भूखे मर रहे हैं, तो आज आपको बिना आधार कार्ड या तो बिना कुछ भी राशन कार्ड दिखाए भी कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। हमारे गोडाउन में काफी अनाज है
और लोगों को तक पहुंचना चाहिए, तो ऐसी स्कीमें बनाइए। तो हम रोज रोज जो नई नई जो सरकार की गरीबी निवारण की समस्याएं आती है, केंद्र सरकार की भी होती है, राज्य सरकार की भी होती है, तो ये चीजों से हमें पंचायत के सभ्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रोज पेपर पढ़ना चाहिए। अभी तो जो जो लोग, सबके पास स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्ट व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी न्यूज आती है, तो वो सभी इकट्ठा करना चाहिए। सौहार्द जैसी संस्थाओं के साथ आप देखोगे बहुत जगह देखा जाए तो पंचायत माहिती केंद्र भी बनाए हैं एनजीओ ने। तो ये पंचायत माहिती केंद्र में ऐसी ऐसी जो तालीम शिविरें होती है, उसमें भी हम पहुंचे तो अपने गांव के प्रश्नों को लेके जाए, ताकि जो भी हमारे एक्सपर्ट आए हैं महिपाल जी जैसे, वो